welcome to the class of Maths with AB. In this class, we are going to study about exercise 3.2. Exercise 3.2 में हम क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने क्या किया था? रिप्रेजेंटेशन सीखा था। अभी क्या करना है? हमें सॉल्यूशन भी निकालना है उसका, है ना? जैसे कि हमने ग्राफ बनाया था, हमारा जहां भी इंटरसेक्ट करता था, मतलब हमने क्या किया था? हमने सिर्फ ग्राफ बना लिया था, ये लाइंस हो गई L1 L2, मतलब जो हमारा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, उसकी जो ग्राफ बन गया ये, ठीक है? ये अपना लाइन प्लॉट हुआ था। तो हमने क्या किया था? बस यहाँ तक करके हमने छोड़ दिया था। बट अब हमें क्या करना है? उसका सॉल्यूशन निकालना है। इसी ग्राफ के मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालना है, इसी ग्राफ के मेथड से निकालना है सॉल्यूशन। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, है ना? अब कैसे निकलेगा? सपोज सपोज कोई भी लाइन है, कहीं भी बन रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, सपोज कोई ग्राफ बनता है ना, कोई ग्राफ बनता, अगर ऐसे चलता और कहीं ऐसे बनता, तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, वही वही होता है उसका सॉल्यूशन। ये होगा उसका सॉल्यूशन, ये होगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है? इसी को कहते हैं, हम कैसे सॉल्यूशन निकाले वही। सपोज ये तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हो गया। अगर हमारा कोइंसिडेंट लाइन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब आप बोलोगे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, ये तो पूरी लाइन ही एक दूसरे के ऊपर आ रही है ना। तो इसका क्या है? इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, क्योंकि वन एक ही पॉइंट पे सिर्फ कोइंसाइड का, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये देखो, ये तो पूरा ही लाइन एक के ऊपर एक आ रहा है, मतलब इसके एक सोल्यूशन नहीं होगा, इसके कई सोल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है? इसलिए, है ना, क्योंकि ये एक के ऊपर एक आ रहा है ना, कहीं पे भी इसके पॉइंट्स हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक? ये हो गया। अब देखो, अब इसके अलावा एक और कंडीशन आपको मैंने बताया था कि सपोज ये ग्राफ है ना? अगर ये बना ऐसे का ऐसा, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस रहेगा, मतलब पैरेलल लाइंस रहेंगी, पैरेलल लाइंस रहेंगी, तो ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो मतलब ये क्या होगा? ये इसका नो सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ना? अभी तो ये है, बाकी मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूले का जो एक्सप्लेनेशन है, वो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मतलब कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको। फॉर्मूला मैं आपको आराम से बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो, फॉर्मूला क्या है? हम मैंने अभी क्या बताया? तीन कंडीशन बनाया ना, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट और पैरेलल, है ना? तीन तीन कंडीशन बनाया। पहला मैं इंटरसेक्टिंग की बात करता हूँ, ठीक है? इंटरसेक्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? इंटरसेक्टिंग में क्या होगा? हमें क्या करना है? फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ, वो क्या बता रहा हूँ? सपोज कोई लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इज इक्वल टू जीरो है। सपोज ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ये पहली लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसमें वन वन लगा देते हैं। दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये आपको पहले ही पता है कि ये कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, वो होगा ऐसा बनेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे, तो a1x b1y c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये आपको पता है। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकल मेथड से। तो हमें क्या पहले से पता चल जाएगा, हम जो मैं अभी फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो देखो, इंटरसेक्टिंग अगर जब होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, है ना, तो जो A1 अपॉन A2 है, ये A1 और ये A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा, है ना? ठीक है। अगर कभी भी हमारा A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों दोनों के जो रेशियोज निकलेंगे, वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, मतलब वो लाइन क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग होगी। तो यहाँ हमें C1 अपॉन C2 को देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा इतने में हमको पता चल गया कि हाँ, ये इंटरसेक्टिंग है, ठीक है? तो ये हो गया आपका, है ना? तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकलेगा। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक ही जगह करेगी ना, उसके अलावा तो कहीं करेगी नहीं, स्ट्रेट लाइन है। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकला, उसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? ये हो गया। अब देखो, है ना, अब हम करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, बताता हूँ।
कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में भी आप जान लो, है ना? कि अगर कोइंसिडेंट लाइंस है, जैसा कि अपन ने क्या किया था अभी, हमने क्या किया था उसमें, एग्जाम्पल नंबर 2 किया था किसका, 3.1 के एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 2 किया था। उसमें क्या था, उसमें क्या था, हमने जो भी किया था वो क्या, कोइंसिडेंट लाइंस निकल के आई थी, ग्राफ बना था, उसकी लाइंस कोइंसिडेंट थी, एक के ऊपर एक थी, ठीक है, एक के ऊपर एक थी, ठीक। तो वो एक के ऊपर एक था, तो उसका अपन ने इक्वेशन जो भी देखा था, जो भी इक्वेशन था, उसमें क्या था कि एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के इक्विवेलेंट थी। मैं सपोज एग्जांपल बता देता हूँ, है ना? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, अगर हम इसी में 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 5 जा 15, है ना? ये हो गया। तो देखो ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन है, ये क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो वैसे ही क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 2, उसमें भी क्या था, एक दूसरे के इक्विवेलेंट था, तो क्या बना था अपना, कोइंसिडेंट लाइंस बना था। अब देखो कंडीशन क्या बनती है, जैसा मैंने यहाँ बताया वैसे कंडीशन क्या बनती है, हमें पता कैसे चलेगा, पहले ही कैसे पता चल जाएगा देख के ही क्वेश्चन की हमारा कोइंसिडेंट बनेगा कि इंटरसेक्टिंग की पैरेलल। तो देखो A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2, है ना? जैसे कि अपन ने बताया था इक्विवेलेंट, मैंने बोला तो समझ लो तीनों का रेशियो, तीनों A1 A2 मतलब A B C तीनों का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। इक्विवेलेंट है मतलब सेम होगा, मतलब एक से ही दूसरा इक्वेशन बना, एक से ही दूसरा इक्वेशन बना। मैंने क्या किया, दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तभी ये बना। तो मतलब तीनों का रेशियो में क्या आएगा, आएगा 1/3 आएगा, 1/3 करके भी मैं दिखा देता हूँ। 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 5/15। ये क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 1/3 1/3 1/3 आ रहा है ना, मतलब तीनों तीनों जो है, तीनों रेशियो सेम है। तो ये क्या बनेगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस होगा। इसमें क्या होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं पैरेलल के बारे में भी जान लेते हैं। पैरेलल, ऐसे ही हमारा एक एक एग्जाम्पल और था, जिसमें क्या बताया था, वो ट्रेन के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया था, है ना? तो उसमें क्या था कि लाइन पैरेलल आई थी, मतलब लाइन ऐसे ऐसे बनी थी, या फिर ऐसे ऐसे बोल सकते, कैसे भी लाइन बने पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, कैसे भी लाइन बने पैरेलल होना चाहिए, है ना? तो वो उसमें क्या था, रेल ट्रेन की बात हो रही थी, मतलब ट्रेन तो एक दूसरे के पैरेलल ही चलेंगे ना, एक दूसरे के ऐसे तो चलेंगे नहीं कि दोनों एक दूसरे से टकरा जाए, वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे तभी तो एक्सीडेंट नहीं होगा ना। तो वही है, पैरेलल लाइंस वही है, उसी वैसे ही बनता है। तो उसी क्वेश्चन में क्या था कि A1/A2 था इक्वल्स टू B1/B2 था, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। अगर कहीं आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तब ये पैरेलल लाइन बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। इसका अगर एग्जांपल बताना, एग्जांपल में भी कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ। पर आपको ये समझ में कब आएगा, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तभी समझ में आएगा। अभी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि अगर A1/A2 तो 2x प्लस 3y प्लस 7, है ना, है ना, ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस 7। अब यहाँ करते हैं हम, अगर 2, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे अपन को अलग लाना है, तो हम जानबूझ के कुछ अलग रख देते हैं, 7 है तो यहाँ 5 रख देते हैं, ठीक है, ठीक, ये हो गया। तो अब देखो आप कि 2/4 है, 2/4 है इज इक्वल टू 3/6 है इज नॉट इक्वल टू 7/5। 2/4 क्या होगा, 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, बट ये तो बिल्कुल फैक्टराइज ही नहीं होगा,
तो ये दोनों इक्वल हो गए, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 7/5। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये पैरेलल लाइन ही इससे बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। तो ये क्या करना है आपको, ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं और कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए फॉर्मूले में, ठीक है। ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोइंसिडेंट देखो, अगर इंटरसेक्टिंग में आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है इंटरसेक्टिंग में, है ना। और कोइंसिडेंट और पैरेलल में अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों इक्वल है, इसमें एक इक्वल है एक नहीं इक्वल है, तो आप बस ये जान लो कोइंसिडेंट में क्या होता है, इक्विवेलेंट इक्वेशंस होती हैं। इक्विवेलेंट इक्वेशंस होती है, इक्विवेलेंट मतलब तीनों का रेशियो सेम होगा, है ना। तो वो तीनों का रेशियो सेम होगा, मतलब ये A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होगा। और पैरेलल का अगर ये निकल समझ में आ गया तो फिर इसको तो आप याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। ये हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, एक और चीज आती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। कंसिस्टेंट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसका सॉल्यूशन निकलता है तो वो कंसिस्टेंट है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो इनकंसिस्टेंट है। तो देखो इसका वन सॉल्यूशन निकल रहा है मतलब ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट हो गया। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन तो ये भी कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये हो गया इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी, ठीक। ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल करते हैं, और जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऐसे होता है, इसके कारण हमें क्या है कि हमारा यूज क्या है इसका। और और क्या है कि आपको कोई डाउट भी नहीं रह जाएगा कि हाँ ये दोनों इक्वल नहीं था मतलब इंटरसेक्टिंग बन गया, जो भी चीजें है ना, ये तीनों इक्वल थे तो कोइंसिडेंट बन गया, ये दो इक्वल थे एक नहीं था तो पैरेलल बन गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाएगी। ये सारी फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर ले, नोट कर लो। लेट्स बिगिन विद अवर एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है। पहले के दो एग्जांपल जो दिए हुए हैं उसमें क्या है, कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट पहले जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देना है, उसके बाद जहां इंटरसेक्ट करेगा वो अपना क्या निकल के आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं, इक्वेशन डायरेक्ट दी हुई थी, अपन को कुछ नहीं सॉल्व करना था। बट देखो ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 6 में, इसलिए अपन इसको लेके चलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि चंपा went to a sale to purchase some pants and skirt। चंपा क्या करती है, एक सेल में जाती है, उसने क्या किया है, पैंट और स्कर्ट खरीदा। When her friend asked how many of these she had bought, उसने क्या पूछा, उसकी फ्रेंड ने पूछा कि कितने तुमने पैंट और स्कर्ट्स की खरीदे। तो उसने क्या बोला, उसने क्या सीधे सीधे नहीं जवाब दिया, उसने क्या किया, उसे घुमा फिरा के उसने जवाब दिया। When her friend asked how many of she had bought, she answered, "The number of skirt is too less than twice the number of pant." देखो बहुत ही घुमा फिरा के बोली है, the number of skirt is too less than twice the number of pant purchased. Also, the number of skirt is four less than four times the number of pant purchased, है ना। तो हेल्प अ फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको देखना है, जब भी आपका क्वेश्चन लास्ट में खत्म होता है तो आपको क्या दिया रहता है, पैंट और स्कर्ट को फाइंड आउट करना है, कितने, हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट। तब देखो पैंट एंड स्कर्ट की बात हो गई तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले पैंट को अपन एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ pants be x and number of skirt be y, ठीक है। पैंट और स्कर्ट को अपन ने मान लिया, एक्स और वाई अपन ने मान लिया। अब देखो जब अपन ने मान लिया तो अपन क्या करेंगे, क्या था सिर्फ अपन को ये मेन लाइन अपन को ये लिखनी है ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट एंड फोर नंबर ऑफ पैंट, ठीक है। ये दो अपनी मेन है, बाकी और कुछ नहीं है, वो सब बस अपन को समझाने के लिए दिया था, मेन अपन को इससे काम है। तो द नंबर ऑफ स्कर्ट, स्कर्ट क्या है, एक्स, वाई है, स्कर्ट क्या है, वाई है। नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट की बात किया है तो हमने क्या किया, कंडीशन वन, कंडीशन वन लेते हैं।
देखो द नंबर ऑफ स्कर्ट की बात किया है तो स्कर्ट मतलब y हो गया, y इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। तो किससे है? टू लेस देन है, टू लेस देन है किससे है? ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट मतलब टू इंटू जो नंबर ऑफ पैंट है। तो नंबर ऑफ पैंट कितना है? एक्स है, टू इंटू एक्स, है ना। द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। समझ में आया? द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। ये हो गया कंडीशन वन। इसका कंडीशन क्या निकल के आ जाता है? y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। अब इसी तरीके कंडीशन टू निकालते हैं। कंडीशन नंबर टू निकल के आता है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर लेस देन, द नंबर ऑफ स्कर्ट है तो सबसे पहले y तो लिख ही देते हैं अपन, इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, फोर लेस देन फोर टाइम द नंबर ऑफ पैंट। देखो फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। नंबर ऑफ पैंट कितना है? एक्स है, तो फोर टाइम नंबर ऑफ पैंट है, तो ये हो गया, ये हो गया अपना क्या हुआ? दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन निकल के आ गया। तो मेन आपकी ये दोनों कंडीशन निकल के आ गई है। यहाँ तक तो आपने पहले भी एक्सरसाइज में किया हुआ है। इसी तरीके से आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ कैसे कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये आपको क्या क्वेश्चन आपको समझा दिया मैंने, ये इक्वेशन निकाल के दे दी, आप क्या ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे। तो क्या है, मैं क्वेश्चन रब कर देता हूँ। हमारी जो दो कंडीशंस निकल के आई थी, पहला कंडीशन था y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, और दूसरा क्या था? y इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर था। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, ये तो सारी चीजें हो गई, ये भी अपन हटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे अपन? इसका कोऑर्डिनेट्स अपन को निकालना है। ठीक है, ये दो कंडीशंस निकल के आ गई थी। कंडीशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर कंडीशन ही आप गलत निकालोगे तो आपका सॉल्यूशन भी गलत निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको कंडीशन निकालने बहुत ध्यान देना है कि कैसे निकलेगा। तो देखो टू एक्स माइनस टू, अपन पहला कंडीशन लेते हैं y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। तो अपन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x और y के। सपोज x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाले। अगर अगर x की जगह जीरो रखते हैं, सपोज यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, x x y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। अगर x की जगह जीरो रखते हैं तो जीरो माइनस टू, तो y इज इक्वल टू माइनस टू निकल के आता है। तो अगर जीरो रखें तो y माइनस टू निकल के आया। अगर यहाँ पे वन रखेंगे x की जगह अगर वन रखते हैं तो y इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस टू। तो टू इंटू टू माइनस टू कितना हो गया? जीरो हो गया। तो y इज इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। ठीक है, तो x की जगह वन तो y की जगह जीरो। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। अब देखो, अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अगर y इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर है, तो आपकी क्या है? ये आप बॉक्स बना देंगे, x और y हो गया। अब देखो y इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर है। अगर जीरो जीरो रखेंगे तो माइनस फोर निकल के आता है, तो अपन जीरो और माइनस फोर ही रखते हैं। जीरो और माइनस फोर, देखो कैसे? x की जगह अगर जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस फोर कितना होता है? माइनस फोर होता है। तो y इज इक्वल टू माइनस फोर निकल के आ गया। अगर दूसरा कंडीशन लेते हैं, अगर y इज इक्वल्स टू, अगर अपन y इज इक्वल्स टू क्या रखते हैं? x इज इक्वल्स टू रखते हैं। अगर सपोज टू रखते हैं, वन रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, है ना। वन रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो सेम हो जाएगा। अपन क्या रखते हैं? अपन रखते हैं टू। तो फोर इंटू टू कितना होता है? फोर टू जा एट होता है, एट होता है, माइनस फोर कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया? फोर। ठीक है, x की जगह अगर टू रखे, x की जगह टू रखे तो फोर टू जा एट, माइनस फोर कितना हो गया? फोर हो गया। तो क्या रखा था अपन ने? टू रखा था और फोर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। अगर हम यहाँ पे वन रखते हैं तो फोर वन जा फोर, माइनस फोर कितना होता है? जीरो हो जाता है। तो क्या होता है? यहाँ पे वन और जीरो निकल के आ जाता है। तो अपन वो भी कंडीशन लिख देते हैं, वन और
0। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हो गई इसकी। इसके अपन ने दो इक्वेशंस, दो कोऑर्डिनेट्स निकाले, इसके तीन कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या काम तो दो कोऑर्डिनेट्स में भी हो जाना है, तो आपको तीन कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये हो गया आपका एक्स की वैल्यू कितना दी गई है, ज्यादा से ज्यादा 2 तक गई है। वाई की वैल्यू -4 से लेके 4 तक गई है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव में तो एक्स की वैल्यू है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पे भी आप बना सकते हो पर जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना, वाई डैश एक्स। ठीक है, -1 -2 -3। अब देखो, हम पहला 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 इक्वेशन, पहला इक्वेशन मतलब पहली लाइन अपन जब रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2 लेनी है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, तो यहाँ बनेगा। ठीक है, 0, -2। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, तो ये यहाँ बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस लाइन को, बिल्कुल इस लाइन को एकदम क्या करना है, स्केल से एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करना है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा जा रहा है। स्केल से करेंगे, बिल्कुल एकदम सीधी लाइन आप खींचना है। ठीक, अब देखो, ये हो गया लाइन 1, कितना हो गया, y इज इक्वल टू 2x -2। ठीक, अब देखो, अगर x की वैल्यू 0 है, दूसरी लाइन रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अपन, x की जगह 0 है, y की जगह -4 है। x की जगह 0 है और y की जगह -4 है ना, तो -3 तक लिए थे अपन, -4 भी कर लेते हैं। x की 0, y की -4, 0, -4। ठीक, और दूसरी क्या है, 2, 4 है, 2 है और 4 है, तो ये ऐसे 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 जाएगा, ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया, 2, 4 हो गया। ठीक है, और तीसरा क्या है, 1, 0 है, मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। तो देखो अपने पास ऐसे तो तीन 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 कोऑर्डिनेट्स है, बट अपन क्या है, दो को भी जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, अपन को तीन जोड़ देंगे तो और अच्छा है। तो अपन क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे करके एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन अपन खींचेंगे। ठीक? ये क्या है, आप ग्राफ में जब करेंगे, स्केल से करेंगे, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, कभी कोई गलती नहीं होना है, कभी आपका सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं आना है ना। तो ये देखो आपका निकल के आ गया, बिल्कुल यहाँ पे टच हुआ। तो देखो हमारा वैसे भी 1 और 0 दोनों का सेम था, 1 और 0, तो मतलब हमारा सॉल्यूशन 1 और 0 ही था। बट हमारा यहाँ के प्रूफ भी हो गया, 1 और 0 पे जाके ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग का हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकल के आ गया। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन क्या है, 1 है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा, हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि देयर फोर द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ पैंट अपन ने माना था क्या, एक्स माना था, नंबर ऑफ स्कर्ट माना था वाई, नंबर ऑफ पैंट बी 1 एंड नंबर ऑफ स्कर्ट इज 0। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। ठीक, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो मैंने क्या बताया था, जो मैंने बताया था ना कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इंटरसेक्टिंग लाइन में मैंने बताया था ना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देखो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये है आपका क्या है, इक्वेशन है। हम क्या इसे लिखते हैं, -2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने ये इक्वेशन को मैंने क्या है, सारी चीजों को इस तरफ मैंने लेके आ गया, तो +2 था तो -2 हो गया, वाई रह गया और -2 हो गया +2 के फॉर्म में। दूसरा इक्वेशन क्या है, -4x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -4x प्लस वाई और +4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ये a1 A1 A2 B1 B2 C1 C2,
अब देखो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन -4 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 हो गया a1 अपॉन a2 की वैल्यू। अब देखो b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, 1/1। तो क्या दोनों एक दूसरे से बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइन निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जैसे जैसे आप तीनों टाइप के कंडीशन देखेंगे, तो आपको जो मैंने क्या बताया था, मैंने उसके फॉर्मूले बताए थे कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कॉन्सिक्वेंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सही फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हो गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सीधे। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज, है ना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो सबसे पहले यहाँ ये बोल दिया कि 10 स्टूडेंट्स लिए टुक पार्ट किए, मतलब 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज, है ना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है ना। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ अपन को बॉयज और गर्ल्स फाइंड आउट करने को बोला है, तो उस तरीके से अपन पहले बॉयज को क्या मान लेंगे, पहले बॉयज को एक्स मान लेंगे, गर्ल्स को वाई मान लेते हैं। अपन करते हैं सपोज, जैसे कि पहले भी अपन ने वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व की, उसी तरीके से इसे भी करना है, कोई इस पे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन एजम्पशन मान लेते हैं बॉयज और गर्ल्स का। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड गर्ल्स बी वाई। ठीक है, एक्स और वाई मान लिए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स। अब 10 स्टूडेंट्स आपको पता है, और पता ये भी है कि सिर्फ गर्ल्स और बॉयज ही हैं, है ना। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों दोनों पार्ट टुक पार्ट किए हैं ना, गर्ल्स और बॉयज दोनों टुक पार्ट किए हैं, मतलब उन दोनों ने किस किस में कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर 10 है तो x और प्लस y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, एक्स क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है, और गर्ल्स नंबर ऑफ वाई है, तो दोनों को मिला के 10 हो जाएगा ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, तो एक्स प्लस वाई 10 हो जाएगा। ये अपना कंडीशन नंबर 1 हो गई, क्वेश्चन 1 हो गई। अब देखो अब क्या हुआ है, अब ये भी बोला है यहाँ पे कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल कितना हुआ, वाई हुआ। वाई है ना, गर्ल्स का नंबर कितना वाई है, तो वाई किसके बराबर है, जो बॉयज है उससे 4 ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो ये अपनी क्वेश्चन नंबर 2 निकल के आ गई। आप चाहो तो एक्स को इधर भी लेके रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपके दोनों इक्वेशंस आ गई। अगर आपको अगर आपको यहीं पे अगर आपको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू, तो मैं यहाँ निकाल के आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। अगर ये एक्स और वाई, ये नंबर कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 का बता रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का बता रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू, अपन ऐसा करते हैं कि 0 से नहीं स्टार्ट करते, यहाँ पे 10 है तो कुछ थोड़ा बीच का रखते हैं कि ताकि दोनों की वैल्यू बराबर निकल के आए। तो अगर x 5 रहेगा, अगर x 5 रहेगा, सपोज मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, ठीक है, x 5 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो x अगर 5 है तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 तो होगा ना। तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा। तो x भी 5 निकल के आएगा, y भी 5 निकल के आएगा। तो देखो, अब देखो यहाँ हो गया। अब हम करते हैं दूसरा। अब देखो 5 है तो या तो आप यहाँ 4 रख लो, या तो यहाँ पे 6 रख लो, है ना। तो सपोज सपोज अपने रखा 6, रखा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4। x की जगह हमने 6 रखा तो y की जगह कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। और x की जगह 4 रखते तो y की जगह 6 निकल के आ जाता। कोई कोई मतलब उससे नहीं है अपन को, क्या अपने तो पॉइंट्स निकलने चाहिए, कोई भी पॉइंट्स निकल के आ जाए। ठीक है, ये हो गया, है ना। सो पहले पहले इक्वेशन के आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए हैं।
अब आप करेंगे दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं एक्स और वाई के। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सपोज यहाँ तो देखो डायरेक्टली दिया हो, सपोज एक्स की जगह अगर अपन ने रखा 0 रख देते हैं तो y की जगह निकल के आ जाएगा 4। x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 4। x की जगह अगर 1 रखते हैं तो y की जगह कितना हो जाएगा, 1 + 4 5। x की जगह 1, y की जगह 5। तो देखो आपका क्या हुआ, कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गया। अब क्या करना है आपको, सीधे सीधे से क्या कर देना है, आपको क्या है, ग्राफ बना देना है और बस ग्राफ बना के आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा वहीं से। तो यहाँ तक आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको ग्राफ बना के बता देता हूँ। तो देखो पहला इक्वेशन है x + y = 10 और दूसरा इक्वेशन कितना था, y = x + 4। तो अपने क्या कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं, x और y के कोऑर्डिनेट्स निकल के आए 5 और 5 और 6 और 4। ये पहले इक्वेशन का निकल के आ गया है, पहले कंडीशन का। दूसरे कंडीशन का निकल के आया है x और y 0 और 4, 1 और 5। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है ना। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक ग्राफ बना लेंगे x और y एक्सिस के। अब देखो x एक्सिस में 6 तक गया है, y एक्सिस में 5 4, y एक्सिस में 5 तक गया है। तो अपन बना लेते हैं उसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो मान नेगेटिव में तो कोई नहीं है ना, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखो सबसे पहले x की जगह 5 है तो y की जगह भी 5 है, x की जगह 5 है, y की जगह 5 है। तो अपन करते हैं, इसको मिला लेते हैं, यहाँ कहीं निकल के आता है। ठीक है, 5,5 ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट बना लेंगे 6 और 4 का। ये 6 गया, ये 4 गया, ये 4 को यहाँ से लेके जाते हैं और 6 को यहाँ से लेके जाते हैं। तो क्या हुआ, 6,4। तो ये क्या है, पहला कोऑर्डिनेट आपका हो गया। ये चीज अपन हटा सकते हैं यहाँ से। अब ये हो गया अपना। हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो x की जगह 0 है, दूसरा पहला लाइन हो गया, इसे अपन क्या लिखते हैं, L1 लिख देते हैं। L1 लिख के क्या करेंगे, x + y = 10 होगी। ये पहले इक्वेशन का अपना लाइन प्लॉट हो गया। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन का करते कैसे करेंगे, 0 और 4 करेंगे। 0 x की जगह 0, y की जगह 4 है, ये पहला हो गया। और 1 है और 5 है, x की जगह 1 है, y की जगह 5 हो गया, ये यहाँ कहीं हो गया। तो इसको भी अपन ज्वाइन मार देते हैं। ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। अब देखो 6 7 जो भी है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे तो अभी समझ नहीं आया, पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है इसका वैल्यू। y की जगह अगर यहाँ पर x + y = 10 रखते हैं तो y की जगह अगर वैल्यू पुट करते हैं तो x + x + 4 = 10। तो 2x = 10 - 4, तो x = 6/2, तो x = 3 निकल के आ गया। x 3 निकल के आ गया तो y कितना हो जाएगा, y = 3 + 4, तो y = 7। तो x की जगह 3, y की जगह 7। तो देखो ये लगभग देखो, अभी अभी तो क्या है, मैंने बोर्ड में बनाया है। आप क्या ग्राफ पेपर बनाओगे, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ये x की वैल्यू 3 निकल के आ रही है और y की वैल्यू 7 निकल के आ रही है ना। तो ये क्या हो गया, 3,7। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल ऐसे निकल के आ जाएगा, x की जगह 3 निकल के आएगा, y की जगह 7 निकल के आएगा। ग्राफ पेपर बनाओगे आपका बिल्कुल राइट सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। L2 क्या हो जाएगा, y = x + 4। ठीक है, ये हो गया। ये तो मैंने क्या है यार, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम के टाइम पे चेक जरूर कर सकते हो कि मेरा जो ग्राफ जो मैंने बनाया है सही बनाया है कि नहीं बनाया है, क्या मेरा आंसर सही निकला कि नहीं।
ये आप ऐसे चेक कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। ये क्या है, मैंने अपने लिए चेक करने के लिए यहाँ पे कर लिया फटाफट कि क्या है मेरा सॉल्यूशन सही निकला कि नहीं निकला। ठीक है, तो ये लगभग ऐसा निकल के आएगा बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे 3 और 7 निकल के आ गया, तो आपको लास्ट पे क्या लिखना है, आपको लास्ट में लिखना है कि देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज आर कितना है 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितना है 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 7 है ना। तो हो गया, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। इसी तरीके से देखो आपका सेकंड क्वेश्चन भी इसी, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके से होगा। उस टाइप के अपन क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 में। जैसे अपन ने कॉस्ट निकाला था कि आपने कैसे निकाला था, अपन ने जैसे बैट बैट का कॉस्ट निकाला था, पेंसिल पेन का कॉस्ट निकाला था, उसी तरीके से सेम उसको भी करना है। ग्राफ उसका भी ऐसे ही बनेगा, उसका भी ऐसे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा और उसका भी ऐसे सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो कर सकते हैं आराम से। तो ठीक है, ये सॉल्यूशन आप इसको कर लीजिए, सेकंड का आप खुद से कर लेंगे। जो मेन अब सेकंड क्वेश्चन में अपन जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन में करते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। देखो मैंने फॉर्मूला बताया था a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। वही फॉर्मूले के बेसिस में अपन को क्या बताना है, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग, जो अपना लाइन बनेगा, ग्राफ का जो लाइन बनेगा, रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। देखो पहला कंडीशन क्या है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दूसरा पैरेलल और तीसरा कोइंसिडेंट। ये तीन कंडीशन में से कौन सा कंडीशन आएंगे इसमें, है ना। ये अपन को क्या करना है, इसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 के फॉर्मूले से बताना है। अपन को सॉल्व करके नहीं बताना है कि हम पहले ग्राफ बनाने जा रहे हैं फिर देखेंगे ये लाइन यहाँ बनाए यहाँ बनाए इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। हमें क्या करना है, डायरेक्ट पहले ही बता देना है कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, कि पैरेलल है कि नहीं है, कि कॉन्सिडेंट है कि नहीं। ठीक, ये चीजें अपन को बता देनी है। तो देखो पहला कंडीशन, पहला पहला क्वेश्चन अपन इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखो क्या होगा, a1/a2 अपन लिख लेते हैं। a1/a2 कितना है, 5/7 है। b1/b2 कितना है, -4 है। तो देखो यहाँ पहले ही आपको दिख रहा है, पहले ही आपको दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है ये आपका। ठीक है, ये आपको पता चल गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये चीज आपको भूलना नहीं है कि कैसे आया कैसे नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, कंडीशन से कंडीशन आपको याद कर लेनी है। अब देखो सेकंड कंडीशन में देखो, आप देखो क्या दिया हुआ है। अगर a1/a2 को अपन लिखते हैं 9/18, अपन इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये होगा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, ये होगा 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6। ठीक है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो मतलब क्या आ जाएगा, 1/1/2 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो b1/b2 क्या है, 3/6 है। 3/6 कितना होता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1/2 होगा। c1/c2 कितना होगा, 12/24 होगा। 12/24 मतलब 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो देखो यहाँ पे आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 दिख रहा है। तो अब बताओ ये कंडीशन किसकी आती है, ये कंडीशन आती है कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन आती है, कोइंसिडेंट लाइन की। जैसे कि अपन ने एग्जांपल नंबर 2 में किया था, एग्जांपल नंबर 2 में किया था, कोइंसिडेंट लाइन अपना निकल के आया था, है ना। तो उसमें क्या थी, तीन सारा क्या था, मतलब जो इक्वेशन है वो दूसरे से इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है मतलब रेशियो किसमें है, 1/2 के रेशियो में। तीनों कंडीशन ए बी और सी का कंडीशन अपना जो है रेशियो में है 1/2 के, दो तो सारे इक्वल है, इसलिए अपना क्या निकल के आ गया, कोइंसिडेंट लाइन निकल के आ गया, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, कोइंसिडेंट लाइंस आ गए। अब देखो थर्ड कंडीशन में जाते हैं।
पहला इंटरसेक्टिंग हो गया, दूसरा कोइंसिडेंट हो गया। तो अब ये क्या हो सकता है, क्या ये पैरेलल हो सकता है कि इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है, ये तो अपन को पता लगाना पड़ेगा। तो अपन पता लगाते हैं। सपोज अपन ने किया A1/A2 कर लिया, तो ये देखो 6/2 है। 6/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3। 2 3 जा 6, तो 3/1 लिख देते हैं अपन। तो B1/B2 क्या हो जाएगा, -3/-1, तो कितना हो जाएगा, 3/1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/1 बचेगा। C1/C2 कर लेते हैं। C1/C2 देखो 10/9 है, तो 10/9 का तो कोई फैक्टराइजेशन ही नहीं है। तो ये देखो A1/8, ये अपन यहाँ लिख देते हैं, A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। देखो आपकी दो कंडीशन पहले हो गई, तीसरी कंडीशन निकल के आ रही है जिसमें A1/A2 इक्वल्स है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये पैरेलल कंडीशन होती है। पैरेलल लाइंस बनेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइंस बनेंगे। अब देखो आपके इस क्वेश्चन में तीनों टाइप की कंडीशंस इसमें पता चल गई। ठीक है, ये पैरेलल लाइन बनता है। अब देखो क्या है कि इसका जो ग्राफ बनेगा, ये तो आपको पता है पैरेलल लाइन है मतलब बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ बनेगा, और ऐसे ही इसका कोइंसिडेंट है तो एक के ऊपर एक बनेगा, इसका इंटरसेक्टिंग है तो क्रॉस में बनेगा, कैसे बनेगा, है ना। तो अब देखो जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन तो पूरा हो गया, ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन भी अपन अलग से नहीं करेंगे, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, आप थर्ड क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टेट वेदर द जो भी इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने कंसिस्टेंट का कंडीशन क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर सॉल्यूशन निकलता है तो सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है कोइंसिडेंट है, इसमें दोनों में सॉल्यूशन निकल रहा है क्योंकि लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक के ऊपर एक आ रही है, तो इसमें सॉल्यूशन निकल रहा है मतलब कंसिस्टेंट है। पैरेलल लाइन जो है, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन निकल के आता है, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया है। आप अलग से थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, मैं यही बता देता हूँ। ये हो गया कंसिस्टेंट, ये हो गया कंसिस्टेंट, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ऐसे ही करेंगे आप। हाँ, ये देखो आपका हो गया कंसिस्टेंट, हो गया, ये भी कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशंस था, इसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस था, इसमें यूनिक सॉल्यूशन था। तो ये आपके हो गए। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन भी जो है, फोर्थ क्वेश्चन भी मैं नहीं कराने जा रहा हूँ, मैं इसी में से फोर्थ क्वेश्चन आपको मैं करके बता देता हूँ, क्योंकि आपके इक्वेशंस जो ये है ना, आप फोर्थ क्वेश्चन खुद से कर लेंगे, मैं इसी में से बताता हूँ ताकि आपको क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन खुद से करने को मिल जाए और आपको क्या है उसका सॉल्यूशन निकालने में मजा आएगा फिर, है ना। तो ठीक है, मैं आप यहाँ तक कंप्लीट आप नोट डाउन कर लीजिए। ये इंटरसेक्टिंग है, ये कंसिस्टेंट ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है ना। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड से ही अपन ने क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझ लिया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी अपन ने समझ लिया। बट सॉल्यूशन अपन इसका निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं अपन, सॉल्यूशन निकालते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या है, ग्राफिकल अपन कर सकते थे पर उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उसका सॉल्यूशन जो आता है फ्रैक्शन में आने वाला था, इसलिए उसका सॉल्यूशन अपन नहीं निकाल सकते थे, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती। इसलिए उसको मैंने हटा के मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने ले लिया है। इसके क्या है, दोनों इक्वेशंस दिए हुए हैं। अब देखो, अब आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आप कैसे बताएंगे, पहले अपन क्या करेंगे, A1/A2 निकाल लेते हैं, 1/2। B1/B2 निकाल लेते हैं, कितना है, 1/2। C1/C2 निकाल लेते हैं, कितना है, यहाँ पे अपन क्या इसको -5 ये इधर होता तो -10 होता, -5/-10 होता, तो ये कितना हो जाता, 5/10 हो जाता है। 5/10 कितना होता है, 5 1 5, 5 2 10, तो ये भी कितना होता है, 1/2 होता है। तो देखो तीनों 1/2 1/2 1/2 है, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। So from here you can see that this equation is of the form consistent pair of equation। ठीक है, consistent pair of equation है ये। तो
अब देखो ये कंसिस्टेंट है, सो क्या होगा कि अपन क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका ग्राफ अपन बना सकते हैं। तो ये अपन ने कंसिस्टेंट तो बता दिया। अब देखो कंसिस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का पहला अपन क्या बना लेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे पहले। x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर अपन ने x की जगह x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की जगह 0 रखा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मतलब y इज इक्वल टू 5। x की जगह 0 रखा तो y की जगह 5। x की जगह अगर 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो 1 इधर चला जाएगा, 1 रखते हैं 1 इधर चला जाएगा तो 1, तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x की जगह 1 तो y 4 होगी। तो पहला आपका निकल के आ गया, कोऑर्डिनेट्स पहले के निकल के आ गए। अब देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर x की जगह अपन 0 रखते हैं तो y की जगह प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो y की जगह कितना हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 10 अपॉन 2 तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। x की जगह 0 अपन ने क्या किया, पहला है, ये दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो हम चाहते तो हम इसको भी अपन क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते, जो कॉमन आता है वो निकाल के अपन काट देते। बट ये क्या है, कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है, तो क्या है, इसकी दोनों दोनों के इक्वेशन सेम हो जाती, तो हम क्या ये अलग से नहीं निकाल सकते थे। इसलिए क्या है, अपन को इक्वेशन अलग ही लेके चलना पड़ेगा, इससे डिफरेंट ही लेके चलना पड़ेगा इक्वेशन, है ना, कि ये जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रखना पड़ेगा, अपन को फैक्टराइज नहीं करना है, तभी अपन को करते बनेगा। तो x और y, x अगर 0 था तो y कितने निकल के आ गया, 5। अब देखो आपको ये तो पता ही है, पहले ही से पता है कि कोई कोइंसिडेंट लाइंस है, तो अपन 1 नहीं लेके चलेंगे, 1 की जगह अपन क्या कर लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं, है ना। 1 की जगह अपन क्या कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2 इंटू टू प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2 टू जब 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 होता है। तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 कितना होता है, 3 होता है। ठीक, समझ में आया, बहुत जल्दी जल्दी मैंने करा दिया। x की जगह 2 रखे तो 2 टू जब 4 आया, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 4 उधर चला गया तो 4 माइनस ऐसे 10 माइनस 4 कितना हुआ, 6 हुआ। ये 2 इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो x की जगह अगर 2 रखे तो y निकल के आ गया 3, है ना। तो अपन 1 भी रख सकते थे, पर क्या होता, हमको पता है कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो क्या है कि इसके जो जितने भी अपने अपने वैल्यूज, इसके जितना x जो रखेंगे वही यहाँ पे y निकल के आएगा, x रखेंगे तो वही चीज जो y यहाँ पे वही y निकल के आएगा, इसलिए अपन ने सेम नहीं लिया, अपन ने उसके आगे का कुछ नंबर ले लिया। ठीक है, अब मैं ग्राफ बता देता हूँ। देखो ग्राफ तो अपन ने पहले भी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 में इसका ग्राफ बना चुके हैं, तो उसी तरीके से इसमें बना लेते हैं। देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब देखो 0 से 5 गया है, 0 x में ज्यादा से ज्यादा 2 गया है, y में 5 5 तक गया है, तो अपन x में 1 2 3 बना लेते हैं, y में 1 2 3 4 5 बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5। अब देखो x की जगह अगर 0 है, x की जगह 0 है, y की जगह कितना है, 5 है। ये पहला आपका निकल के आ गया 0,5, है ना। तो x की जगह 1 है तो y की जगह 4 है, x की जगह अगर 1 है तो y की जगह 4 है, ये 1,4 निकल के आएगा। ये दूसरा आपका निकल के आ गया। आपको क्या करना है, आपके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसको ज्वाइन मार देना है। ठीक है, L1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखो L2 कितना है, x की जगह 0 है तो y की जगह 5, पहला कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। दूसरा कोऑर्डिनेट अगर 2 और 3 है तो 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे अपना कुछ ऐसा बनेगा, 2 और 3 देखो, हाँ बिल्कुल ऐसा जा रहा है, ऐसा यहाँ से ऐसा यहाँ से, तो ये कितना आ गया 2,3। तो देखो आपकी क्या है, तीनों पॉइंट्स उसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, मतलब ये आपका क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द लाइन फॉर्म इज coincident, so the solution of the equations, linear equations आप लिख सकते हैं, solutions of the equations are infinite।
ठीक है, इन्फिनाइट है मतलब अपन इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बता सकते। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आप इसके जो बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, जो आपका कंसिस्टेंट है वही उसी का सॉल्यूशन निकलेगा, जो इनकंसिस्टेंट है उसका आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। ग्राफ जरूर आप बना सकते हो बट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका ग्राफ बनेगा तो पैरेलल ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। देखो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अभी तक का देखो जितने भी आप क्वेश्चंस अभी तक वर्ड्स प्रॉब्लम देखे होंगे उसमें क्या है, सारे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं बहुत लंबे लंबे दिए होते हैं, है ना। अब इसमें देखो क्वेश्चन तो बहुत छोटा दिया हुआ है, पर आपको क्या है इसमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए रेक्टेंगल। देखो पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36। देखो ये आप छोड़ दो, आपको क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 whose length is 4 more than its width, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है, क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं कि बहुत कोई टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बहुत इजी है। बस आपको ये, आप कभी ये नहीं भूलना है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन होता क्या है, पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा। देखो पहले सबसे पहले अपन को क्या करना है, डायमेंशन निकालना है, तो अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होता है ना, लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स एंड ब्रेड बी वाई। देखो एक्स और वाई अपन ने क्या किया, एज्यूम कर लिया, लेंथ को एक्स मान लिया, ब्रेड को वाई मान लिया। ठीक है, अब देखो कंडीशन नंबर 1 क्या दिया हुआ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये आपको यहाँ तक ये ध्यान रखना है कि ये आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, मतलब हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन के। सपोज ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ और ब्रेड्थ है अपना, समझ सपोज, है ना। तो ये क्या होगा, पेरीमीटर मतलब ये जो इसका आउटर सरफेस है यही इसका पेरीमीटर है ना। तो ये चारों सरफेस को ऐड कर दो, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2l प्लस 2b, मतलब l प्लस b का ट्वाइस। ठीक है, यही होता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन पी। ठीक है, अब देखो हाफ द पेरीमीटर अब बोला है ना, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, p/2, मतलब l प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो l प्लस बी, हाफ द पेरीमीटर मतलब p/2 इज इक्वल टू l प्लस बी। तो हाफ द पेरीमीटर बोला है ना, तो x प्लस वाई l प्लस बी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, हाफ द पेरीमीटर बोला है ना, तो l लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया, यही लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना, पहली कंडीशन यहां से निकल के आ गई। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, दूसरी कंडीशन दिया हुआ है, दूसरी कंडीशन ये दिया हुआ है कि हुज लेंथ इज 4 more than its width। लेंथ जो है, लेंथ मतलब x जो है, x इज 4 more than its breadth। ठीक है, ब्रेथ से 4 ज्यादा है, समझ में है, ब्रेथ से 4 ज्यादा है, क्या है, लेंथ, लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो 4 प्लस वाई हो गया। तो देखो पहले अपनी दोनों कंडीशन निकल के आ गई, हम क्या करेंगे, इसका बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सपोज अपने 36 दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे इसको, इसको अपन क्या करेंगे कि ऐसा कुछ लें कि आसपास निकल के आए। ठीक है, अगर अपन इसको 18, सपोज अपन इसको लेते हैं, 18 लेते हैं। हम्म, हम्म, तो दूसरा निकल के आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो 18 लेते हैं, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 18 कितना निकल के आएगा, 18 निकल के आएगा। ठीक है, 36 में से 18 माइनस करेंगे तो 18 निकल के आएगा। ये हो गया, पहला हो गया, है ना।
ये ऐसा करना है, ठीक है। दूसरा अपन कर लेते हैं, 18 की जगह अगर अपन 20 रखते हैं तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, वाई इज इक्वल टू 36 माइनस 20, तो वाई इज इक्वल टू कितना बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है। 36 में से 20 माइनस करेंगे तो 16, 20 और 16 निकल के आ गए, ये आपके दोनों निकल के आ गए। अब इसी तरीके से आपको दूसरा करना है, अपन को इसका भी निकाल लेना है इसी तरीके से। सपोज एक्स और वाई ले ली, ठीक है, ये एक्स और वाई हो गया। अगर अगर देखो यहाँ पे अपन x को रख दे, छोड़ देते हैं, अपन y की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। y की जगह 0 होगा तो x की 4 होगा, y की जगह अगर 4 होगा तो x की जगह 8 होगा, ठीक है। y की जगह अगर 4 रखते हैं तो x की जगह 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपके दोनों हो गए। आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा भी मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, x और y 4084, ठीक है, 408, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। कैसे ग्राफ बनाना है, सेम जैसे पहले अपन बनाते थे वैसे ही बना देना है। अब देखो अपना क्या है, जो 20 तक गया है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे तो अपने 20 तक तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसे इसे टू टू के गैप में कर लेते हैं, हाँ, टू टू के गैप में कर लेते हैं। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 तक गया है ना। तो क्या ये टू टू के गैप में होगा, यहाँ भी अपन को टू टू के ही गैप में करना पड़ेगा। 2 4 6 8, तो 2 4 6 8, ये क्या हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ तक। ये हो गया y, ये हो गया x। अब यहाँ पे लिखेंगे आप यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। जो 1 यूनिट होगा 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये आपको ग्राफ में दिखा देना है ताकि आपका जो इवेल्युएटर है, जो है ना, तो उनको क्या है, आपको समझ में आ जाए कि ये आपने क्या किया है यहाँ पे, ठीक। तो अब देखो, आप कोऑर्डिनेट्स मिलाएंगे, 18 और 18 पे मिलाएंगे। ओ, एक्स की जगह अगर 18 तक गया है तो वाई की जगह भी गया है, तो 8 के बाद अपन क्या करते हैं, 10 12 10 12 14 16 18 20, ठीक है। ये आपका ग्राफ तो बहुत, एंगल इसका बहुत तिरछा दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तो बस समझना ही है ना, और कुछ बात नहीं है ना। तो आपको बस समझना ही है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत तो चलेगा। आप क्या करेंगे, आप अपना क्या है, ग्राफ पेपर बनाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर x की जगह 18 है तो y की जगह भी 18 है, तो अपन क्या करेंगे, ये भी मैं हटा देता हूँ। x की जगह अगर 18 है तो y की जगह भी 18 है, ये पॉइंट निकल के आ रहा है 18, 18। x की जगह 20 है तो y की जगह 16 है, x की जगह 20 है तो y की जगह, ये कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा है 20, 16, ठीक है। देखो, ग्राफ इसी तरीके से आपको बनाना है ना। ये क्या है कि आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको बनाने में, और बहुत अच्छा भी दिखेगा, उसमें साफ सुथरा दिखेगा, ठीक है। अब देखो, ये अपन क्या करेंगे, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक? ये ऐसे कहीं जाएगा, ठीक। अब देखो, एक्स की जगह 4 है, वाई की जगह 0 है, एक्स की जगह 4 है, वाई की जगह 0 है, तो ये बन गया, ये हो गया 4, 0 हो गया। अब देखो, 8 और 4 है, एक्स की जगह 8 है, वाई की जगह 4 है, एक्स की जगह 8 है, वाई की जगह 4 है, कुछ ऐसा यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे 4, 8। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करके ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ कहीं ज्वाइन होगा। अब देखो, ये जो भी ज्वाइन हुआ है, अभी अपन नहीं कह सकते कुछ आंसर क्या है क्या नहीं है। मैं एक बार आपको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं बताता हूँ। कितना था, लेंथ x इज इक्वल टू 4 + 5, ठीक है, ये हो गया। यहाँ मैं एक बार देख लेता हूँ, x की जगह अगर 4 + y इज इक्वल टू 36 करेंगे, तो 4 + 2y इज इक्वल टू 36,
y इज इक्वल टू 30 किलो पॉइंट, y इज इक्वल टू 16 हो गया। तो 16 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36 में 16 20। देखो y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये हो गया ना। ये कुछ ऐसा निकल के आएगा आपका। देखो लगभग अपना, बिल्कुल लगभग अपना एग्जैक्ट ही निकल के आया है, कोई आगे पीछे नहीं है, थोड़ा ही बहुत एरर हुआ है ना। ग्राफ में तो अपना बोर्ड बनाएंगे, थोड़ा बहुत एरर हुआ। देखो ये देखो आपका y जो है, जो y अपना 16 निकल के आ रहा है, x 20 निकल के आ रहा है। तो देखो y का जो अपना पॉइंट गया है ये लगभग 16 के पास हो रहा है, और x का जो पॉइंट हो रहा है 20। तो अपन इसको लिख सकते हैं 20,16 लिख सकते हैं ना, 20,16, 20,16। ये आपका बिल्कुल क्या निकल के आ रहा है, ये आपका क्या निकल के आ रहा है, सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने अपना चेक करने के लिए बताया कि आपका एग्जैक्ट मैं सॉल्यूशन बता सकूं कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। तो यही आपको 20,16 निकल के आएगा कोऑर्डिनेट। आप यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल, ये सब चीज मैं हटा देता हूँ, है ना। यहाँ पे आपको लिखना क्या है ये बता देता हूँ। देयरफॉर द लेंथ ऑफ गार्डन इज, देखो लेंथ कितना है 20, एंड 20 मीटर की बात है ना, एंड ब्रेड्थ इज 16 मीटर। तो देखो आप कभी भी आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद मेरा क्वेश्चन शायद गलत हो रहा है कहीं पे, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने चेक किया अभी आपको, तो चलो आपको फिर भी कुछ आइडिया होगा कि आपको इसके एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, है ना। अगर नहीं हो तो आप आगे की एक्सरसाइज में सीख लेंगे, पर आपको आइडिया होगा मेरे ख्याल से। तो देखो आप क्या करेंगे, एग्जाम के टाइम पे आप फटाफट फटाफट से आप क्या सॉल्यूशन इसका निकाल लेंगे, किस पॉइंट में एग्जैक्ट आ रहा है। तो आपको कभी कभी आपको लगे कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो 20 और 16 कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, तो आप क्या करेंगे, मैच हो गया, मतलब आपका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक। तो देखो अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं कराता पूरा, बट बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं क्या किया, मैंने क्या किया, अभी तक सारी चीजें तो आपको मैंने बताया है कि कैसे कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करने हैं, कैसे इसमें तो क्या है कि अपना जो एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो दिया ही हुआ था, जो लीनियर इक्वेशन अपने दिए ही हुए थे, है ना। तो अपन को क्या करना था, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। हमने क्या किया, मैंने क्या कोऑर्डिनेट्स अपने खुद से डायरेक्ट फाइंड आउट कर दिया, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, वो तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको वैसे भी आ जाएगा आराम से करने। अब देखो इस क्वेश्चन में मेन क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसका जो अपना क्या बनेगा, लाइन रिप्रेजेंट होगा, उससे क्या एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। हमने क्या किया, ग्राफ किया, हमने लाइन वन बना लिया, लाइन टू बना लिया। अब इससे क्या है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब ट्रायंगल फॉर्म फॉर्म होगा, तो जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट, और जो एक्स एक्सिस पे जो अपने पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट करेंगे, उससे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। हमें इसका क्या है, कोऑर्डिनेट्स बता दें। ठीक है, तो देखो एक्स एक्स जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो तो 2,3 है, मतलब एक्स लाइन इंटरसेक्ट है वो 2,3 है। तो पहला कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर द coordinates of triangle formed are, देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3 है। ठीक है, 2,3 पहला कोऑर्डिनेट। अब देखो एक्स एक्सिस में कितना है, एक्स एक्सिस में क्या है, ये यहाँ पे 4 में है, तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या होगी, 4 में है तो 0 हो जाएगी। एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो y की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ भी देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है। तो देखो हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं, तो 2,3 और हो गया 4,0 और हो गया -1,0। ये हमारे क्या है, तीन कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट्स आपके निकल के आ गए। अब क्या बोला है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, शेड करना है, तो आप बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, आप आराम से शेड कर दीजिए ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे करके आपने ऐसे शेड कर दिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ऐसे टाइम पास क्वेश्चन था, है ना।
कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया सॉल्व। तो आपका क्या है, 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके सारे क्वेश्चन जो बचे कुछ आपको सॉल्व करने हैं। जो मैंने किया भी उसे आप एक बार क्या है, वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो आप क्या है, एक बार बिल्कुल वीडियो को आप भूल जाइए, आप क्या करें, खुद से सॉल्व करें। आपको अगर डाउट लगे तो फिर आप एक बार इसे देख सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गया, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है मेरे ख्याल से। तो हम आप पढ़ेंगे अपना एक्सरसाइज 3.3 की तरफ।